हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज जो रेलवे ग्रुप डी का जो साइंस का स्पेशल थियरी वाला क्लास चल रहा है उसमें आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले हम आपको कुछ फिगर बनाते हैं और उसको आप देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। तो इसको हम कर ले रहे हैं विरल माध्यम और इसको कर दे रहे हैं हम सघन माध्यम। क्या कर दे रहे हैं? सघन माध्यम, ठीक ना। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक तल पर पड़ती है, ठीक है ना, तो उसका कुछ भाग, उसका जो भाग होता है वो क्या करता है? अपवर्तित होता है। देखिए, अब अपवर्तन पड़ रहा है तो अपवर्तित होगा, यानी जब प्रकाश की किरण किसी तल पर पड़ती है तो वो वहां पर, देखिए ये बिंदु पर, इस बिंदु पर अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? ये दो चीज होता है, या ये तल से दूर भागती है या तल से नजदीक जाती है। तो इसी वजह से आपको दो फिगर यहाँ पर बना रहे हैं, तो आप समझ में आएगा। और ऊपर वाला यहाँ पर क्या हो गया? सघन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विरल, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रकाश की किरण आ रही है, और जो किरण आती है इसको कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और जो निर्गत किरण होती है उसे कौन सा कहते हैं? यहां पर अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण कहते हैं। तो देखिएगा, और इस बिंदु पर एक लंब रहता है, ठीक है। यहां पर भी देखिए, ये है, ठीक है। ये क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर झुकती है। ये क्या होती है? अभिलंब की ओर झुकती है। और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताते हैं, विरल का माध्यम होता है, विरल मतलब होता है जैसे आप वायु कर सकते हैं, ठीक ना। सघन माध्यम इसके लिए क्या हो गया? कांच हो गया, शीशा, ठीक है ना। तो वही चीज है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर भागती है। क्या होती है? दूर भागती है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यही पूछेगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो अगर विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। और जो ये कोण होता है ये होता है आपतन कोण। क्या कहते हैं इसे? आपतन कोण, आपतन कोणाई। और ये क्या होता है? आर, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, ठीक है। तो वैसे ये क्या हो गया? आपतन कोण आई, और ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण आर। अब जो देखिए नियम क्या है इसका? दो नियम है। एक है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यहां पर भी देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? जो दूसरा नियम है वो क्या है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण, अब आपतन कोण क्या है? आई, तो आई का जया, जया मान साइन, और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है, और इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्नेल का नियम क्या है? तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। अपवर्तनांक कहते हैं। और आपको बताते हैं कि एक चीज यहां पर, एक आपको एग्जाम वो बता रहे हैं। देखिए यहां पर क्या लिख रहे हैं? बात कम, ठीक ना। तो बात कम का मतलब है कि ब से होता है बैगनी, तो बैगनी, अत से होता है तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अक से होता है कम, यानी बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। तो जब बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है तो लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होगा?
ज्यादा होगा भाई, है ना, ठीक है ना। तो याद रखे रहिएगा, बात कम नहीं तो लात ज्यादा गिरेगा, ठीक ना, याद रखे रहेगा। बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है। और आपको बताते हैं कि जो ये तरंग दैर्ध्य और किसमें, अपवर्तनांक में उल्टे का संबंध होता है। क्या संबंध होता है भाई, उल्टे का, ठीक है ना। और आगे अभी जब बताएंगे क्रांतिक कोण, तो तरंग दैर्ध्य क्रांतिक कोण के समानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके समानुपाती होता है, क्रांतिक कोण के, क्रांतिक कोण। अब यही क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। हम थोड़ा जल्दी कई चीजें बता दिए हैं, चलिए थोड़ा क्लियर करते हैं। हमने क्या बोला है कि बात कम लात ज्यादा, मतलब बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, ट्रिक है, ये ट्रिक है एक। तो लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है। अब तरंग दैर्ध्य अपवर्तनांक का उल्टा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है तो अपवर्तनांक बैगनी का ज्यादा होगा, ठीक है। और लाल का क्या होगा, कम होगा, लाल का क्या होगा, कम होगा। आक्रांतिक कोण तरंग दैर्ध्य के समानुपाती होती है, इसका मतलब है बैगनी का तरंग दैर्ध्य अगर कम होता है तो क्रांतिक कोण भी बैगनी का कम होता है। लाल का क्या होगा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा, तो लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा ना, तो क्रांतिक कोण भी लाल का ज्यादा होता है। ये सब यही सब क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन बताए और 6 को नोट कर लीजिएगा जो बोले हैं, ठीक है। अब अपवर्तना, इसी को हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर ए एन जी। अब ए क्या है, ए माने एयर और एयर माने वायु। अब वायु कैसा माध्यम है, एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। और जी माने है ग्लास, और ग्लास माने होता है कांच, और कांच कैसा है, सघन माध्यम। तो क्या कहता है, एएनजी का मतलब हुआ कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या इसको कैसे पढ़ते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर हम एएनजी को लिख दें तो लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल। इस पर क्वेश्चन आता है सीधा, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। देखिए कैसे लिखे हैं, समझिएगा। क्या बोले हैं कि ए माने वायु, एयर, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे जी कांच में प्रकाश की चाल। वो दिया रहेगा कि वायु में प्रकाश की चाल आपको पता 3 × 10⁸ होता है, और कांच में प्रकाश की चाल दे दे तो कह दे अपवर्तनांक बताओ, तो क्या कर देंगे, हम दोनों को बटे कर देंगे, अपवर्तनांक ज्ञात कर देंगे। और अपवर्तनांक का बता दें कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। इतना चीजें बता दिए। अब क्रांतिक कोण अभी बताया है कि क्रांतिक कोण का मान सघन माध्यम में बना वह कोण जिसके लिए आपतन कोण का, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। सघन माध्यम में, फिर से एक बार बोलते रहे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। तो परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। तो एएनजी बराबर होता है 1/sin सी, ये होता है क्रांतिक कोण, जहां सी क्या है, क्रांतिक कोण है, ठीक है ना, कोण है वो। तो एएनजी बराबर होता है 1/sin सी, ये क्रांतिक कोण की फार्मूला है। अब हम इन सब चीजों को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड क्या करते हैं, ठीक है ना, वो समझिए। हमने क्या बोला है, पहले तो परिभाषा बताएं, और परिभाषा से पहला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, अपवर्तित किरण अभिलंब से, जब विरल से, देखिए विरल से किस में आ रही है, सघन में, तो ये जो क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है, और यहां पर अभिलंब से दूर भाग रही है। पहला तो ये आप नोट कर लेंगे। दूसरी बात हमने क्या बताया कि इसका एक नियम बताया कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, है ना, ये जो अपवर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और हमने क्या बोला कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात माने बट्टे एक नियतांक होता है, और इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और यही नियम जो दूसरा नियम है, एक जो दूसरे नियम को ही हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है,
ठीक ना। और अपवर्तनांक की बात करें तो हमने बताया कि बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और लाल का क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य का उल्टा होता है और तरंग दैर्ध्य का एक हम नोट तो आप लोगों को बता दिए क्या कि बात कम नहीं तो लात ज्यादा गिरेगा, है ना। तो बात कम माने बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है और लाल का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। तो जब तरंग दैर्ध्य एक थियरी हमें पता चल गई और ये पता चल गई अपवर्तनांक इसका उल्टा होता है, तो ये तो अपने आप याद हो गया। आपको तो ये थियरी याद करनी है ना, आपको ये थियरी याद करनी है और केवल एक याद करना, तरंग दैर्ध्य को पकड़ लेना कि बात कम ना तो लात ज्यादा गिरेगा, बस ये याद कर लेना है। तो ये सब याद हो जाएगा। ये उल्टा होता है, इसका मतलब यहां से आप पकड़ करके उल्टा बता देंगे। ये इसके समानुपाती होता है, मतलब जो तरंग दैर्ध्य का हाल है वही मेरा हाल है, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका। और उसके बाद से हमने बताया कि इसी जो नियतांक होता है अपवर्तनांक, इसी अपवर्तनांक को हम लिखते हैं ANG। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर लिख दिया आपने ANG, आपने ये लिख दिया। उसके बाद से ANG को हम कैसे लिख सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, और वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल अगर दिया हो तो हम एक इसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इतना हमने आपको बता दिया, ठीक ना। और अगर बात करें यहीं पर हम आपको बता दें कि देखिए जो A माने होता है एयर, W माने होता है वाटर, ठीक ना, और G माने होता है ग्लास। अगर हम आपको लिखना है कि WNG का फुल ये फार्मूले में लिखना, WNG बराबर क्या हो जाएगा कि बताओ WNG बराबर क्या होगा। तो देखिए WNG को कैसे लिखेंगे, ANW, ये जो है W ना ये ऊपर रहेगा, ANW बटे WNG, और इसी को हम लिख सकते हैं यहां पर लिखेंगे WNA बटा ANG, WNA बटे ANG। अब WNG क्या है, कांच के सापेक्ष पानी के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और ये क्या है, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां तक आपको बता दिया गया है। अगर आपको यह भी बता दें यहां पर कि कांच और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण होता है, क्रांतिक कोण किसके लिए, कांच और वायु के लिए, तो कांच और जो वायु के लिए होता है वो होता है 41 डिग्री 49 मिनट कांच और वायु के लिए। और अगर बात करें कि जल और वायु तो वो होता है 48 डिग्री 39 मिनट। ये याद रखे रहेगा, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कांच और वायु का क्रांतिक कोण कितना, 41 डिग्री 49 मिनट, और जल और वायु का क्रांतिक कोण कितना, तो 48 डिग्री 39 मिनट, ठीक है ना। ये इतना आपका पूरा का पूरा अपवर्तन में हो गया, ठीक ना। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी जल में एक परखनली रखते हैं या एक हम कोई पेन को ही डाल करके रखें, तो देखते होंगे कि पेन तिरछा थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, तो एक किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अपवर्तन का, ये याद रखिएगा। और यही बात करें कि पूर्ण परावर्तन का क्या उदाहरण है, पूर्ण परावर्तन का उदाहरण बताओ, तो आपको पता होगा कि पूर्ण परावर्तन का इंद्रधनुष का बनना, वो अपवर्तन का भी उदाहरण है, परावर्तन का, पूर्ण परावर्तन का भी उदाहरण है, याद रखे रहेगा। अपवर्तन और पूर्ण परावर्तन दोनों का उदाहरण है इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको बता दे रहे, ये सब नोट करते जाएगा, जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। जो कालिख पुता होता है तो जो चमकता है वो भी किसका उदाहरण है, अपवर्तन, पूर्ण परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका बनना वो भी किसका उदाहरण है, पूर्ण परावर्तन का उदाहरण है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका बनना वो भी किसका उदाहरण है, पूर्ण परावर्तन का उदाहरण है। कांच में पड़ी दीवार का जो दरार होती है, कांच में जो दरार पड़ती है, जो चमकना, किसका उदाहरण है, पूर्ण परावर्तन का उदाहरण है। तो ये सब जो बोले हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, और वही पूछता है, ठीक है ना। तो इतने में आपका पूरा का पूरा प्रकाश का जो अपवर्तन है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रखे रहिएगा। तो हमने पूर्ण परावर्तन का उदाहरण बोला, जो भी बोला आप उसको नोट कर लीजिएगा, और ये सब चीजें आपको हमने बता दिया, और ये सब चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। तो
तो आपका प्रकाश का जो अपवर्तन है वो चैप्टर कंप्लीट होता है, जो आपके रेलवे में क्वेश्चन आते हैं यहां से, और आपको भी पता होगा कि रेलवे के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और सवेरे वाला क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, सवेरे 6 बजे जो ऑब्जेक्टिव वाला क्लास चल रहा है आपके लिए स्पेशल। ठीक है दोस्तों, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।